महाविद्यालय रोहट से मैं इतिहास विषय में सेकेंड ईयर मध्यकालीन इतिहास में आज तुगलक वंश के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 25 अर्थात 1320 से 1325 ईस्वी तक उसने शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन अपनी योग्यता के कारण जो है वो ऊंचे पद तक पहुंचा और उसकी शूरवीरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने उसको सेना में भर्ती किया। गियासुद्दीन तुगलक जो है एक योग्य शासक का कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन वो एक जाति से शुद्ध तुर्क था। इस कारण से गद्दी पर जब वो बैठा तो अमीरों ने उसका विरोध नहीं किया और उसने जो है सभी अमीरों का समर्थन उसे प्राप्त हो गया था। लेकिन गियासुद्दीन के सामने ये समस्या थी कि खुसरो के शासनकाल में राजकोष लगभग रिक्त हो गया था और अव्यवस्था जो है वो राज्य में फैल गई। गियासुद्दीन ने शासक बनने के बाद बहुत सारे सुधार किए। मेन जो उसका प्रथम उद्देश्य था वो राजकोष के अंदर राजस्व को बढ़ाना था और उसने जो इस कार्य के लिए उसने एक सूची बनवाई, जिसमें कि खुसरो के शासनकाल में जिन लोगों को अत्यधिक जो है वो लाभ दिया गया था। और सबसे पहले सुल्तान ने ऐसे लोगों से धन वसूला, किसी को डरा धमका कर, किसी की भूमि जब्त कर कर। तो इस प्रकार से काफी सारा धन जो है वो राजकोष में जमा भी हो गया था। उसके बाद जो है वो उसने लगान की तरफ ध्यान दिया और गियासुद्दीन तुगलक ने जो भूमि नाप करने की प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया और बटाई प्रथा पे पुनः जो है बटाई प्रथा को उसने लागू किया और उसने जो है वो दीवाने वजारत के आदेश भी दिया कि 1/10 या 1/11 से अधिक लगान के अंदर बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, जिससे कि किसानों पर अत्यधिक जो है वो भार न पड़े। और उसने जो है वो लगान वसूली के समय गियासुद्दीन ने ये निर्देश दिए कि हिंदुओं से जब लगान वसूल किया जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि वो इतनी संपन्नता उनमें हो जाए कि वो विद्रोह या षड्यंत्र की बात सोचें और इतना भी उनको उनका शोषण नहीं करना है कि वो कृषि भूमि को त्याग कर चले जाए। फिर गियासुद्दीन ने जो है वो एक नया विधान तैयार करवाया और उसके तहत जो है वो उसने कुरान के सिद्धांतों के आधार पर कुछ उसमें पुराने जो नियम चल रहे थे उसको लिया, कुछ जो है वो कुरान के सिद्धांतों पर उसने नया विधि विधान लागू किया और उसको जो है वो उसके अनुसार न्याय प्रणाली व्यवस्थित की। इसके साथ एक महत्वपूर्ण काम जो गियासुद्दीन ने किया था वो उसने शारीरिक यातनाओं जो है वो उसके ऊपर पाबंदी लगाई। लगान वसूली के समय कई बार जो है वो अमानवीय तरीके जो है अपनाए जाते थे, उसके ऊपर जो है वो गियासुद्दीन ने लगाम लगाई और उसने जो है पुलिस विभाग को भी संगठित किया। यातायात के जो साधन थे उसको भी उसने सुरक्षित करवाया। जो पुराने मार्ग और सड़कें थी उसको उसने दुरुस्त करवाया। इससे ये हुआ कि स्थान स्थान पर उसने चौकियां बनवाई और सुगम एक जो है वो मार्ग हाईवे या यातायात जो है उसने विकसित किया। गियासुद्दीन ने जो है वो उसने सेना के अंदर सुधार लाने की कोशिश की। खुसरो ने जब अपने आप को सुल्तान घोषित किया था तो उसने बहुत सारा धन जो है वो सेना में पानी की तरफ आया था, क्योंकि वो सेना की को अपनी तरफ
करना चाह रहा था। घियासुद्दीन ने इसकी तरफ ध्यान दिया। उसने जो है अधिकारी को ये निर्देश दिया कि सैनिकों के पास 1 माह का वेतन जितना धन छोड़ दिया जाए और बाकी जो उन्होंने धन एकत्रित किया था उसको किस्तों में महीने महीने काट लिया जाए। और वो स्वयं जो है वेतन दिया करता था अपने सैनिकों को, वो स्वयं वेतन जो है वो वितरित किया करता था और जो है वो कोशिश करता था कि सेना के अंदर जो है वो अनुशासन बना रहे। इन सुधारों के साथ जो है वो घियासुद्दीन ने साम्राज्य का विस्तार करने की भी कोशिश की। खुसरो के शासनकाल में और घियासुद्दीन के आने से पहले चूंकि साम्राज्य में व्यवस्था व्याप्त हो गई थी तो बहुत स्थानों पर धीरे धीरे कर विद्रोह भी होने लगे थे और इसमें एक वारंगल में जो है प्रताप रुद्रसेन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये समाचार जब घियासुद्दीन को मिले तो उसने अपने पुत्र उलुग खान को एक सेना, विशाल सेना के साथ जो है वो इसका दमन करने के लिए भेजा। उलुग खान ने सेना का घेरा डाला, लेकिन घेरा लंबे समय तक चला और रुद्रसेन समर्पण करने को तैयार हो गया था, लेकिन उलुग खान ने बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण करने की बात कही तो रुद्रसेन ने जो है वो आत्मसमर्पण का निर्णय छोड़ दिया। उसने छापामार पद्धति से शाही सेना को तंग करना शुरू किया। उसने दिल्ली से जो है वो सेना के सारे मार्ग काट दिए। इससे यह है कि समाचार में मिलने के अभाव में अलग अलग तरह की अफवाहें जो है वो फैलने लगी और ये अफवाह भी किसी ने फैला दी कि घियासुद्दीन की मृत्यु हो गई। इन सब अफवाहों से तंग होकर उलुग खान ने घेरा उठा दिया और वो पुनः दिल्ली आ गया। उसके बाद 1323 ईस्वी में घियासुद्दीन ने पुनः उलुग खान के साथ एक सेना भेजी और इस बार जो है वो उसने पुरानी गलती से सीखते हुए आवागमन के जो भी रास्ते थे उनको सुरक्षित किया और इस बार वारंगल जो है वो परास्त हुआ और उसने वारंगल जो है वो दिल्ली साम्राज्य के अधीन आ गया और उसको दिल्ली का एक अंग बना दिया गया और रुद्रदेव जो है वो हार गया। फिर यहाँ से लौटते हुए, वारंगल से लौटते हुए उलुग खान ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और बड़ी संख्या में हाथी और धन जो है उसको प्राप्त हुए, जिसको वो लेकर दिल्ली आया। 1324 में मंगोलों ने जो है वो भारतीय सीमा पर आक्रमण कर दिया, पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया और घियासुद्दीन ने एक विशाल शक्तिशाली सेना मंगोलों के विरुद्ध भेजी और उसमें जो है वो मंगोलों को परास्त कर जो है वो भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। इस समय जो है वो बंगाल में विद्रोह की स्थिति हो गई और उसमें घियासुद्दीन, शिहाबुद्दीन और नसीरुद्दीन 3 भाइयों के बीच में जो है वो उत्तराधिकारी संघर्ष कर रहा था। सुल्तान ने जफर खान नाम के सेना नायक को लखनऊ पर आक्रमण करने के लिए भेजा और जफर खान ने सरलता के साथ बंगाल के सुल्तान घियासुद्दीन को परास्त कर उसको बंदी बना दिया। इसके बाद नसीरुद्दीन को गद्दी पर बिठाया गया और दिल्ली सल्तनत की उसने अधीनता स्वीकार कर ली। वापसी में सुल्तान ने देहरादून पर आक्रमण किया और फिर तेजी के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। जब सुल्तान घियासुद्दीन दिल्ली में था तब उसे पता चला कि उलुग खान जो है वो निजामुद्दीन या शेख औलिया का शिष्य बन गया है। इससे जो है वो सुल्तान आक्रोश हो गया क्योंकि उसको जो है वो औलिया से सख्त नफरत थी और उसने जो है वो उलुग औलिया को कहा कि वो दिल्ली छोड़कर चला जाए और ये कहा जाता है कि जब औलिया को ये संदेश मिला तो उसने जो है वो वापस जो जवाब दिया भिजवाया वो था हुजूर दिल्ली दूर हस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। इधर
जब सुल्तान दिल्ली लौट रहा था तो उस समय जो है वो तुगलकाबाद के कुछ पहले सुल्तानपुर नामक स्थान पर उसने डेरा डाला। उलुग खान ने अपने पिता के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया और गियासुद्दीन जो है वो आकर उस महल में ठहरा और उसने रात्रि विश्राम करने के हिसाब से अगले दिन जो है वो रवाना होने का जो है वो निर्णय किया। लेकिन सायकालीन भोजन के बाद जब अधिकतर अमीर जो है वो हाथ धोने के लिए चले गए तो उस समय अचानक से वो लकड़ी का महल जो है वो हड़बड़ाकर जो है वो गिर पड़ा, टूट गया, बिखर गया और इन सब के नीचे दबकर गियासुद्दीन और उसका छोटा पुत्र जो है वो दबकर उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना एक बहुत ही ये लगभग फरवरी-मार्च 2325 में ये घटना हुई थी और ये घटना जो है वो भारतीय इतिहास में विवाद का विषय है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें जो है वो उलुग खान का हाथ था और औलिया का हाथ था और उन्होंने जानबूझकर लकड़ी का महल ऐसा बनाया था कि जिसके पास से हाथी जाए तो वो महल जो है वो गिर जाए और उसके अंदर जो भी है वो उसके ऊपर वो महल गिरे और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाए। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ऐसा इब्न बटूता ने भी जो है यही लिखा है कि इसके लिए जो है वो उलुग खान जिम्मेवार है। लेकिन इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसे कि मेहदी हसन, पीसी सक्सेना इत्यादि, इनका मानना है कि ये जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ, ये महज एक दुर्घटना थी कि ये महल जो है वो टूटकर गिरा। इसमें उलुग खान का कोई दोष नहीं, लेकिन ये जो है वो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता और गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद जो है वो उलुग खान गद्दी पर बैठा। धन्यवाद।